नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए दिनेश कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री के उस भाषण को जो कि उन्होंने विदेश यात्रा से लौटने के बाद भारत में दिया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक कार्यक्रम के दौरान पक्ष एवं विपक्ष के सभी जनप्रतिनिधियों के उपस्थित होने पर ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र की सराहना की है। एक तरह से उन्होंने हाल में ही अपने देश में घट रहे घटनाक्रमों की ओर ध्यान खींचने का प्रयास किया है और ये जताने का प्रयास किया है कि किस तरह यहाँ का विपक्ष सत्ता दल को टारगेट करता रहता है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जहाँ असहमत का दौर तो हो, लेकिन ऐसा कोई कारण न हो जिससे कि पक्ष एवं विपक्ष अलग अलग खड़े नजर आए। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब बात देश की हो या बाहर से कोई आ रहा हो तो पक्ष एवं विपक्ष दोनों एक दूसरे के साथ कदम ताल करते नजर आए। यहाँ ये एक सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के जिस पक्ष एवं विपक्ष की सराहना कर रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया के लोकतंत्र पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो मैं यहाँ अवगत करना चाहूँ। आखिर किस एकता की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं और अपने देश के जो विपक्ष को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप बताइए किस समय ऐसा रहा जब आपके फरमानों को यहाँ विपक्ष ने मानने से इनकार कर दिया, चाहे वो कोरोना काल रहा हो या अन्य कोई स्थिति बनी हो। जब भी केंद्र सरकार ने विपक्ष को विश्वास में लेकर या न भी विपक्ष से पूछा हो, हालांकि उनके प्रधानमंत्री की सत्ता चलाने का एक अलग ही तरीका है कि वो अपनी ओर से एक नैरेटिव सेट करते हैं और अपनी बनाई पिच पर विपक्ष को साथ आने में के लिए मजबूर करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें ईडी के सहारा लेना पड़े, CBI का सहारा लेना पड़े या अन्य सरकारी एजेंसियां हैं उनका सहारा लेना पड़े, लेकिन वो विपक्ष को मजबूर ही कर देते हैं। कोरोना काल रहा हो, उसमें जिस तरह के आदेश भारत सरकार द्वारा जारी किए गए, विपक्ष ने सभी आदेशों को माना, यहाँ तक कि देशवासियों का भी पूरा सहयोग है। परेशानी के बावजूद उन्होंने बिल्कुल ही नानुकुर नहीं की। बावजूद केंद्र सरकार के द्वारा उनके खिलाफ तमाम तरह के मुकदमे भी दायर किए गए जो अभी तक चल रहे हैं या जुर्माना देकर देश के लोग उससे बरी हो चुके। प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए कि कोई भी सहमत एक पक्ष ही नहीं बनते। जब आप प्रतिदिन विपक्ष के नेताओं को भ्रष्टाचारी कहेंगे, उन्हें टारगेट करेंगे, विपक्ष मुक्त देश की ओर आप बढ़ेंगे, उनकी हुई
चुनी हुई सरकारों को छल बल से गिराने का प्रयास किया जाएगा और उनके नेताओं को और उनके शुभचिंतकों को सरकारी एजेंसियों के बल पर परेशान किया जाएगा, तो आखिर वह विपक्ष से किस तरह के सहयोग की अपील करते हैं? प्रधानमंत्री ने कब विपक्ष को विश्वास में लिया? हाल का ही जो मैटर है, 28 तारीख को प्रधानमंत्री देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहते हैं, जिसका शिलान्यास उन्होंने 2020 में किया था। निश्चित तौर पर ये पूरे देश के लिए गौरव का पल होना चाहिए कि देश को अपना खुद का संसद भवन मिलने जा रहा। पहले जिस संसद भवन में हम लोग बैठते थे वो अंग्रेजों का बनाया हुआ था। 1927 में इसका निर्माण हुआ था। लेकिन नए भवन को जो बनाया गया है उसके उद्घाटन के लिए क्या प्रधानमंत्री ने किसी भी विपक्षी नेता से राय ली? वे कभी भी देश के प्रधानमंत्री किसी भी मुद्दे पर विपक्ष से राय लेना पसंद नहीं करते। अगर विपक्ष उस बात को लेकर कोई सवाल उठाता है तो विपक्ष को ही उल्टे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। किसी भी मुद्दे पर मुझे नहीं याद रहता कि प्रधानमंत्री ने कभी जवाब दिया या विभिन्न मुद्दों पर वो कभी प्रेस के बीच में आए हों। पूरे 9 साल का उनका कार्यकाल रहा जिसमें कि उन्होंने एक भी बार प्रेस को संबोधित नहीं किया। यहाँ तक कि जब विभिन्न मुद्दों पर वो बात रखते हैं तो केवल अपने मन की बात रखते हैं। एक एपिसोड होता है मन की बात, उस मन की बात में वो अपने भाषण रिकॉर्ड करते हैं। तो ऐसा तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कि आपके मन की बात को सिरोधार करे। अगर वो किसी तरह का सवाल उठाना चाहता है तो सवाल उठाने के लिए कोई मंच प्रधानमंत्री ने छोड़ा है। बार बार लोगों को ये सलाह दी जाती है कि वो किसी मुद्दे के लिए कोर्ट जाएं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर 33 दिन से जो देश की आन बान शान बढ़ाने वाली बेटियां धरने पर बैठी गई हैं, उनको भी तत्कालीन WFI के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा था। मैं सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से कि जब वही बेटियां बाहर से पदक लेकर लौटी थी, किस प्रकार आपने अपने घर पर बुला के उनका सम्मान किया था? क्योंकि आपको एक इवेंट के माध्यम से ये दिखाना था कि वो खेल और खिलाड़ियों की कितनी कद्र करते हैं। लेकिन आज वही बेटियां जब अपनी जायज मांगों को लेकर जंतर मंतर पर बैठी हैं तो आप उनसे बात करना भी पसंद नहीं कर रहे। उल्टा जो आरोपी है वो बार बार विभिन्न चैनलों पर बैठकर उन पहलवान बेटियों का ही मान मर्दन करने में जुटा। वे प्रधानमंत्री जो जरा सी बात पर ट्वीट करते हैं, अपनी फोटो को शेयर करते हैं, वो मौन है, जो खुद को
56 इंची सीने का प्रधानमंत्री बताते हैं। निश्चित तौर पर बदलते युग में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, लेकिन ऐसे भी कई सवाल उठे हैं जिसको लेकर देश की सत्ता, खासकर प्रधानमंत्री खुद सवालों के घेरे में है। चाहे वो अडानी के हिंडनबर्ग मामले की रिपोर्ट को लेकर रहे हैं या अडानी के साम्राज्य को बढ़ाने को लेकर रहे हैं, पेगासस है, राफेल की वो है, भले ही इसको कानूनी दांव पेचों से या विभिन्न तरह के मनी बिल बना के उनको पारित कराने में भले ही सफलता मिली हो, लेकिन अभी भी पुलवामा हमला रहा हो जिसमें कि हमारे देश के 44 जवान शहीद हो। हाल में ही तत्कालीन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो खुद को 300 करोड़ रिश्वत देने की मामला या पुलवामा हमले के दौरान उन सैनिकों को विमान उपलब्ध न कराने का जो मुद्दा उठाया, उस बात को लेकर भी प्रधानमंत्री ने मौन साधा हुआ है और न ही वो विपक्ष की विभिन्न तरह के उठ रहे सवालों को लेकर ही जवाब देना पसंद करते हैं। क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि आप अभी विभिन्न देशों की यात्रा करके आए हैं, तो आपको देश से हासिल क्या हुआ? अपने देश ने आखिर उन विदेश यात्राओं से क्या पाया? ठीक है, आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया में आपने भीड़ भरी भारतीयों की सभा को सम्मिलित किया, जिसमें कि प्रधानमंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे, विभिन्न सांसद रहे, विभिन्न पदाधिकारी रहे, लेकिन देश को क्या मिला? उल्टी ऑस्ट्रेलिया से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के बच्चों को अमेरिका में पढ़ाई के लिए बैन किया गया। आखिर उस विदेश यात्रा का हम क्या करें प्रधानमंत्री जी, कि जहां आपका तो मान सम्मान होता है, लेकिन वहां देश के लोगों की छप गिरती हो। ऐसे मान सम्मान को क्या चाटा जाए प्रधानमंत्री जी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको देना चाहिए, लेकिन आप कभी विभिन्न मुद्दों का जवाब देने की कोशिश नहीं करते। आखिर आप जवाब क्यों नहीं देते? आपने अपनी विदेश यात्राओं पर करोड़ों रुपए का खर्च किया, लेकिन कभी भी आपने यह देश को बताने की कोशिश नहीं की कि आपकी विदेश यात्रा से देश को क्या फायदा मिला। क्या आप अभी भी ये देश को बताएंगे कि आखिर यह क्यों हुआ कि आपके विदेश से लौटने के पश्चात ही देश के 5 राज्यों के लोगों को वहां जाने के लिए बैन कर दिया गया? आखिर ये कौन सी आपकी इज्जत है जिसके लिए आप ढिंढोरा पीटते हैं कि डंका बज रहा है? अगर देश का ऐसा ही डंका है तो हमें ऐसे डंका देशवासियों को नहीं चाहिए कि जो आपके शान में तो बढ़ोतरी करता हो, लेकिन देश के लोगों को उससे तकलीफ होती है। अभी भी तमाम सवाल ऐसे अनंतरित हैं जिनका जवाब आपको देना है, जिस पर कि आप 28 तारीख को जब देश की नई संसद लोकार्पित कर रहे होंगे, तब आपके पक्ष के अलावा विपक्ष के 20 दल इस कार्यक्रम से दूरी बनाए होंगी, मात्र इसलिए कि सरकार ने उनसे बात नहीं की, नंबर 1, और नंबर 2, जो राष्ट्रपति बनने के बाद जिनको आपने अपने
मास्टर स्ट्रोक के रूप में इस्तेमाल किया था, यानी कि आदिवासी की बेटी बता के उन्हें पूरे देश में कार्यक्रम कराए थे, तमाम तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया था। अब उन्हें आप बुलाने तक में परहेज कर रहे हैं। यहाँ तक कि राज्यसभा के सभापति, जो कि देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, उनको भी आपने कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता नहीं दिया। ऐसी जानकारी पुख्ता तौर पर हम सभी लोगों को मिल रही है, लेकिन आप हैं कि किसी मुद्दे पर आप जवाब ही नहीं देना चाहते। प्रधानमंत्री जी, विभिन्न इवेंटों के माध्यम से भले ही आप अपनी छवि को अच्छी बनाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन विदेश की धरती पर किस प्रकार आपका मखौल बनाया जाता है, जबकि आपकी डिग्री या विभिन्न चीज़ों को लेकर देश में तमाम तरह की बातें उठ रही हों। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा तथाकथित तौर पर आपसे ऑटोग्राफ की मांग करना एक तरह का मखौल ही है, जिसमें उन्होंने ये जताने का प्रयास किया है कि एक बिना पढ़े लिखे लोग, जैसा कि विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं आपकी डिग्री को लेकर, वो किस तरह अपना ऑटोग्राफ देगा। भले ही आप उसे या आपके भक्त लोग ये प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हों कि आप एक तरह से देश का मान बढ़ा रहे, लेकिन एक तरह से वो आप अपने मखौल ही उड़ रहा है। बाहर जो भी होता है, जो भी सम्मान आप लेकर आते हैं या आप बाहर जाते हैं, तो एक पार्टी विशेष के आप नहीं होते, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। देश के 140 करोड़ लोगों की प्रतिनिधि के रूप में वहाँ जाते हैं। जो भी यहाँ सम्मान या अपमान आपको मिलता है वो देश का मिलता है, देश की ताकत को देखकर मिलता है, लेकिन उस सम्मान को आप अपना बताकर पूरे देश के नागरिकों का अपमान करते हैं। जिस प्रकार आप में 20 दल आपके इस कार्यक्रम में नहीं होंगे, लेकिन आपको जरा भी आपके चेहरे पर शकन नहीं है, क्योंकि आप बहुमत के दल पर सरकार चलाने की हम बात नहीं करते। इसको तो मैं हाँकना मानूंगा, जहाँ विपक्ष की कोई आवाज़ की परवाह आपको नहीं है, विपक्ष के किसी मुद्दे पर आपको जवाब देने की फुर्सत नहीं है। चुनाव जीतना ही आपका मुख्य ध्येय रह गया हो, सत्ता सत्ता प्राप्त करना आपका उद्देश्य रह गया हो। अगर आप विपक्ष को भ्रष्टाचारियों और चोरों की संज्ञा देते हों और बदले में आप ये अपेक्षा करें कि वो विपक्ष आपकी आरती उतारे, तो प्रधानमंत्री जी, एक बच्चा भी लोगों की भाव समझ जाता है। ये तो विपक्ष के वो प्रतिनिधि हैं जो खुद भी जनता का आशीर्वाद लेकर ही सदन में बैठते, आपकी कृपा से सदन में नहीं बैठते। तो आपको ये सोचना होगा कि आपके इस कार्यक्रम में, जैसे आप लोकतंत्र का एक बड़ा इवेंट, क्योंकि आपके में कोई भी कार्यक्रम एक इवेंट की तरह होता है, चाहे आप मौके पर जाके कार्यक्रम का शिलान्यास उद्घाटन करें या वर्चुअल रूप से आप कार्यक्रम में शामिल हों, उस कार्यक्रम को इस तरह दिखाया जाता है जिस तरह से आप कोई महान काम कर रहे हैं। आपको भी ये सोचना होगा कि जितना महत्व आप विपक्षी नेताओं या विपक्ष को देंगे, उतना ही मान सम्मान वो आपको देंगे। मान सम्मान और प्रतिष्ठा
एक तरफा दी जाने वाली चीज़ नहीं। ये बात आपको ध्यान में रखनी ही चाहिए। आशा है कि आप अभी भी अपनी भूल को सुधार करके देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी निश्चित तौर पर कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे और जो दल आपसे खिलाफ कर रहे हैं, आपके कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं, उनसे भी बुला के, चाहे भले ही आपको 1-2 दिन तिथियों में परिवर्तन करना पड़े, तो उस कार्यक्रम को ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे जिसमें कि पूरी देश की एकता की झलक दिखाई दे, सभी को मान सम्मान देने का प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ। कल जब ये कार्यक्रम होता होगा, क्योंकि मैं आशा ही रख सकता हूँ, लेकिन 9 साल की जिस तरह की आपकी सरकार चलाने की कार्यशैली रही है, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप अपने कार्यक्रम पर पुनर्विचार करने को तैयार होंगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।